वेलकम गाइस। लास्ट पार्ट में यार हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी जो कि थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 हो सकेगा तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आज एक्सरसाइज 3.2 पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 के लिए थोड़ा सा हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। आओ चले, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.1 में इसमें हमने उसको सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से, सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन मैंने तुमको बताया था कि जब तक एग्जामिनर ना बोले तब तक हमें ग्राफिकल मेथड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ऐसी गलती करवाएगा आपसे या ऐसा कुछ हो जाएगा या ऐसे इतना सारा वो बड़ा हो जाता है कि उसको पहले एक इक्वेशन के लिए सॉल्व करो, फिर दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्व करो, फिर ग्राफ बनाओ, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब तक एग्जामिनर ना बोले तब तक आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए दो और मेथड होते हैं, तो वही दोनों मेथड देखने। तो एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज मान लो 3.3। तो 3.2 में हमको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं। ठीक है, और 3.3 में करना है बाय एलिमिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशंस कैसी रहती, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म यही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, कोई भी एक इक्वेशन उठाई, वहां से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, मान लो x की, y की, जिसकी आप चाहो, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें x या y की वैल्यू निकालो और इस x को यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से x जो है वो हट जाएगा, वो भी y में बन जाता है। ठीक है, तो पूरा y को सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और वापस से यहाँ रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो मेन हमें याद रखना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, यही नाम है चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा बाय सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा है बाय एलिमिनेशन। तो ग्राफिकल तो हमने 3.1 में सीखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि ग्राफिकल मेथड जब तक एग्जामिनर ना बोले अपने मुंह से तब तक आप उसको एग्जाम में यूज मत करना। ठीक है, आपके पास ये दो मेथड्स हैं, इसमें से जो आपको इजी लगे उसको आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम आज सीखने वाले हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, और इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम इसको सीख जाएंगे। मैंने जनरल आइडिया दे दिया है कि एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, इसीलिए उसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। या एग्जामिनर ने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसी से करना पड़ेगा, या उसने लिख दिया कि आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। बट अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो फिर आपके ऊपर है, जो आपको ईजी लगता हो आप उसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया अगर वो नहीं बोलता है तो आपको ग्राफिकल मेथड तो छूना ही नहीं है, आपको या तो सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, समझ गए। तो अभी तो इसने हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, अब उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो हमको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। और इक्वेशंस दी हुई हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 14, x को इधर ही रखो तो 14, y उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन मान लो हो गई थर्ड। ठीक है, अब देखो तुमने ये वैल्यू कहाँ से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 तुमने ये बनाया है। तो अब ये जो x निकला है नया, इसको तुम सेकंड वैल्यू में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, हमें किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और उसको जिसमें से निकाला है उससे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है। तो हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला था, अब उसी में वापस रख देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही का वही आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। देखो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो अब x की जगह मैं ये रखूंगा, x की जगह रखूंगा 14 माइनस वाई। आया समझ में? x की जगह ये रखा, ये 14 माइनस वाई रख दिया और ये माइनस वाई जो ये वाला है ना, इज इक्वल्स टू क्या है 4। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 हुआ। अब देखो 2y को यहीं रहने दो, 4 ये उधर जाके माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस 2y यहीं पे है, ये 4 माइनस 14 कितना बचेगा, माइनस 10। तो y को अब यहाँ पे रखो तो माइनस 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब भी ऐसा होगा आप एक इक्वेशन से निकाल के रखोगे तो दूसरी इक्वेशन में रख दोगे तो एक पर्टिकुलर या तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास या तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी, कौन सी है इक्वेशन 3, ये वाली, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये वाली x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। बस समझ गए, काफ़ी इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ग्राफिकल मेथड की बजाय काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। तो जब तक एग्जामिनर ना बोले, एग्जामिनर ने अगर बोल दिया कि या तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या ग्राफिकल से करना है तब तो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं बोलता है तो आपको ग्राफिकल कभी नहीं करना है। अब आ गया होगा समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट के इक्वेशंस ये हैं। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, चलो इसी को फर्स्ट नाम दे दो और इसी को नाम दे दो सेकंड। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस टी। एस की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस टी, इसको दे दो थर्ड। हमेशा यही करना है, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू आप चाहो टी की निकाल लो यहाँ से, चाहो एस की निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एस इज इक्वल टू हमने क्या टी को उधर ले गए, टी प्लस में हो गया 3 प्लस टी। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन किस में रखेंगे 2 में, क्योंकि हमने जो वो वाली वैल्यू निकाली है वो 1 से निकाली है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें s की जगह क्या रखना है, देखो s की जगह रखना है हमें 3 प्लस टी रख दिया अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है, तो एलसीएम आएगा इसका 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 3 प्लस टी और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 का टी इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया 6, ये यहाँ कुछ नहीं 1, ये का कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर, तो यहाँ तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 कितना होगा 36। 5t को यहीं रखा तो ये हो गया 36 माइनस 6, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 30 इज इक्वल्स टू 5t, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, तो 6 टाइम्स, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t को कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल्स टू था
s इज इक्वल टू था 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है 6, s इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक जगह से वैल्यू निकालनी है, दूसरे इक्वेशन में रखनी है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तुमको आना पड़ेगा, सॉल्व करना भी कोई बहुत टफ नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करना है और सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन खत्म, थर्ड पे चलते हैं। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, अब देखना इसको फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, उधर जाके x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। अब इसको कहाँ रखेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि उसको हमने इक्वेशन 1 से निकाला है। टू सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, रखो इसमें। तो ये हो गया 9, x की जगह क्या रख देंगे हम 3 प्लस वाई अपॉन 3, है ना, यही होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो अब देखो 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये तो 3y से 3y कैंसिल आ गया और 9 इज इक्वल टू आंसर, 9 इज इक्वल टू आया 9। तो ये क्या चीज़ हो गई, हमें तो y की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ क्या हमने गड़बड़ की है क्या कैलकुलेशन में, गड़बड़ नहीं की है। देखो अब इस इक्वेशंस को जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज में, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो हमारे पास, मैं साइड में थोड़ा सा करा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, 3x माइनस 3y, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखूं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा याद रखना ये बात। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबको, जिसने मेरी क्लास पहले वाली पढ़ी होगी उसको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो a1 आएगा कितना, फर्स्ट इक्वेशन से 3, b1 कितना आएगा -1, और c1 कितना आएगा -3, a2 कितना आएगा 9, b2 कितना आएगा -3, और c2 कितना आएगा -9। फिर हम क्या निकालते हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ठीक है, देखो फिर हम निकालते हैं a1 बाय a2, तो क्या लिखेंगे 3/9, कॉमा, और क्या निकालते हैं b1 बाय b2, तो ये होगा -1/-3, और c1 बाय c2, तो ये क्या होता है -3/-9। ठीक है, ये हो गया 1/3, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया 1/3, c1 बाय c2 क्या हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या आ गया, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू क्या आया, b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू क्या आया, c1 बाय c2। ये किसकी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, ये याद करो, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ये होती है इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशंस के इन्फानाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं। और इन्फानाइट मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही क्या है, दूसरी लाइन है, ये भी याद रखना। दोनों लाइन क्या होती हैं, कैसी लाइंस बोलते हैं इनको, कोइंसिडेंट लाइंस, ये भी बताया था हमने, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में इसीलिए ऐसा हो गया है कि y या कि कोई चीज़ वैल्यू ही नहीं हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहे जो वैल्यू रखेंगे सारे का सारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कभी भी आप ऐसे फंस जाओ, जब आप देखो ग्राफिकल करोगे तब तो आप शुरू में ही चेक कर लेना कि a1/a2 ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे कर रहे हो और क्वेश्चन में फंस गए ऐसे कि यार y ही कट गया, x ही कट गया, मैं वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ चेक करके वहाँ पे देख लेना। चेक कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आंसर में ऐसे लिखोगे, यहाँ पे आंसर में लिखोगे कि दीज इक्वेशंस, वो पूरा सॉल्व करके लिखना, ये चीज़ दिखा के उसको एग्जामिनर को ये चीज़ पूरा दिखाना, फिर लिखना दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वेयर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, x की वैल्यू ये है, एंड y कैन बी एनीथिंग, y कैन बी एनीथिंग, मतलब y जब 1 रखोगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर 2 रख के देख लेना तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो सारे के सारे ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो हम कह देंगे कि x को इस फॉर्मूले से निकाल लेना और y को कुछ भी रख के देख लेना। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। जब भी आप एंड में अटक जाओ तो आपको एक बार ये चीज़ दे चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसा हो जिसका नो सॉल्यूशंस हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट का फोर्थ करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ की दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, गिवन क्या है, दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप चाहो तो ये पॉइंट में ही सॉल्व कर लो इसको पूरे को, लेकिन जब आप फिर पॉइंट पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो जनरली आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखो जब भी हम पॉइंट हटाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर 0.5 लिखा हुआ है तो जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने 0 लगाते हैं। समझ में आया? जैसे 0.5 है तो मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिखा और एक डिजिट है तो एक 0 लगाया, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस के लिए क्या होगा, 0.2 है तो 0.2, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 0.2 है तो पॉइंट हटाया है ना, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 1 और 2 के लिए क्या आएगा 0, तो ये सिर्फ क्या बचेगा 2। ठीक है, 0.2 में से 2 बचेगा क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिख दिया और 2 के लिए 0 लिख दिया। फिर ऐसे ही 0.3 के लिए क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 3 के लिए आएगा 0, तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही 1.3 के लिए देखो 1.3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.3 को 13 लिखेंगे और इस पॉइंट के लिए 1 नीचे लिख देंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 लिख देंगे। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखो अब ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 और ये क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो ये आया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 3 हो गई। आया समझ में? हमने उसको इजी करने के लिए पॉइंट्स हटा दिए हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना पॉइंट्स का तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स बनेंगी, आप मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे वहाँ एग्जाम में, तो ऐसा मत करना जनरली। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, है ना। सेम यहाँ कर लो, सेम करेंगे तो 0.4 को हम लिखेंगे 4x, इसके पॉइंट के लिए 1 और 4 के लिए 0। ठीक है, सेम यहाँ पे इसको लिखेंगे 5y, इसको क्या हो जाएगा पॉइंट के लिए 1 और 5 के लिए 0। यहाँ 2.3 को लिखेंगे 23, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 के लिए 0, सेम। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे फिर से 10, है ना, एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आई। ठीक है, तो अब हमारे पास दो नई इक्वेशंस बन गई हैं। क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सेकंड बनी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन बनी है और ये क्या बनी है 4। अब वही काम करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x निकालते हैं और दूसरी में पुट कर देते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 13
तो यहाँ पे 2x को यहीं पे रखो तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। आया समझ में? 13 माइनस 3y। अब x को यहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? फिफ्थ इक्वेशन। अब इसको कहाँ पे रखेंगे? फोर्थ में, क्योंकि इसको हमने कहाँ से निकाला था? थर्ड से। तो पुट दिस x इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में रख दो। तो 4 x की जगह क्या रखोगे आप? 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। आया समझ में? प्लस 5y तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 23। 2 2 जार 4। अब यहाँ 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 13 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 26, ये माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y बचेगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 23। माइनस y यहीं पे रहने दो, 23, ये इधर जाके माइनस 26 होगा, इधर प्लस का है उधर जाएगा, तो ये माइनस y इज इक्वल टू कितना बचेगा? -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आया? 3। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखेंगे? 5 में। तो x की वैल्यू कितनी थी? फिफ्थ इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू था 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 डिवाइड बाय 2। ये आएगा 13 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा 7 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, ये 3 3 जा 9 होगा ना? हाँ, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 2, तो 2। तो y x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x आया 2 और y का कितना आया? 3। सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा इसलिए लगा क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू दी हुई थी, तो हमने पहले इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, है ना? अगर सिंप्लीफाई नहीं करते तब भी सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही है कि फिर पॉइंट में आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। कई बच्चे होते हैं जो पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सीधे कर दो, और अगर नहीं हो तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई करो, फिर बिल्कुल सॉल्व करो जैसे करते हैं। एक ही तरीका ही है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैंने लिखना सिखा दिया है कैसे लिखते हैं। अब हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमारे पास इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लेंगे तो क्या बनेगा? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ √2x ये उधर जाके क्या होगा? -√3 इंटू वाई। तो यहाँ x को क्या होगा? ये √3y अपॉन 2, और ये माइनस, मतलब -√3y, ये 2 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? √2। तो x की वैल्यू आएगी -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। ये आया x। ठीक है, अब इसको कहाँ पे रख देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से लिख के करा दिए हैं, अब मैं सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से लिख के ही वहाँ पे करना है। ठीक है, जब भी आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें बढ़िया तरीके से लिखो, जिससे कि आप बोर्ड में आपको लिखने की प्रैक्टिस रहे और आपका नंबर ना कटे। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ और मैं जो लिखवा रहा हूँ आप वो लिख के आओगे तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो, तो हमारे पास है √3 है सेकेंड इक्वेशन में, ये सेकेंड इक्वेशन ये है ना, और ये क्या है? फर्स्ट। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। तो हमारे पास √3 इंटू एक्स की जगह में क्या रख दूंगा? x की जगह रख दूंगा -√3 अपॉन √2y, है ना, माइनस √8y इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 3। पता है आपको कि जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, और ये माइनस ये वाला है, तो -3y डिवाइड बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ से मैं अगर y कॉमन ले लूँ, y कॉमन लिया, ये वाला y कॉमन लिया, तो क्या बचा? -√3 अपॉन √2 और माइनस √8 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ भी वैल्यू हो, ये कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करके हो, ये y से कैसे है? मल्टीप्लिकेशन में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय, ये पूरी डिवाइड में चली जाएगी, -√3 अपॉन √2
माइनस रूट 8। आया समझ में? ये वैल्यू कहाँ पे आ गई? तो 0 डिवाइड बाय एक्स हमेशा क्या होता है? 0। 0 डिवाइड बाय एक्स मतलब 0 से 0 पे किसी का डिवीजन हो रहा है तो हमेशा 0 ही आता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। या कहें न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है, एनीथिंग, तो ये क्या ही आता है? 0 ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वैल्यू हो गई 0। अब इसको वहां पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आई थी देखते हैं। x का वैल्यू आया था -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। अब जब y ही 0 आ गया तो -3 अपॉन √2 इंटू वाई की वैल्यू 0 करोगे तो अब इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो x भी क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? हमें हमेशा एक जगह से वैल्यू निकालनी है, दूसरे पर रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, बात खत्म। और कुछ भी उसमें कोई एक्स्ट्रा हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट का करते हैं 6th क्वेश्चन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो, जब भी कुछ अतरंगी सा आ जाए तो तुम ट्राई करो कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना? जनरली ट्राई करो कि सिंप्लीफाई कर लें, ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली आप ट्राई करो कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन में हमें क्या दी है? इक्वेशन 1 दी है, इक्वेशन 2 दी है। अब हम नीचे लिखेंगे सिंप्लीफाइंग दीज इक्वेशंस। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगा? 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है? -2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 इंटू 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 2 जा तो 2 का मल्टीप्लाई 5y में होगा और ये होगा -2 अपॉन 1। तो हो जाएगा 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई, चाहे आप इसको थर्ड बोल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंप्लीफाई हमने जब फर्स्ट इक्वेशन को किया तो ये बना। अब सिंप्लीफाइंग दीज इक्वेशंस, तो हमने जब फर्स्ट को किया तो ये बना, सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। फिर से एलसीएम क्या आएगा? 6। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन हमको ईजी दिखने लग गई है ना? अब हमें इक्वेशंस इजी दिखने लग गई, नहीं तो ये कैसे दिख रहा था? थोड़ा सा समझ में आया? इसीलिए सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। अब नई इक्वेशन से हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास नई इक्वेशंस क्या बची है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कोई भी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ले लिया, एक बार मैं आपको इक्वेशन 2 से लेके करा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, इस बार 2 से लेते हैं और 1 पे रखेंगे। हमेशा हम 1 से ले रहे थे। आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो जिससे आप वैल्यू निकालोगे, जब रखोगे तो दूसरी वाली में रखोगे, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x को यहीं पे रखो तो हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हमने इसको सेकंड से निकाला है तो किस में करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो तो 9 और x की जगह मैं क्या रखूंगा? x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2। है समझ में? प्लस या माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब देखो क्या बचा? 9 इंटू 13 होगा और माइनस 9 इंटू 3y होगा। ये 9 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, डिवाइड बाय 2, माइनस 10y अपॉन 1 इज इक्वल टू -12 अपॉन 1। अब यहाँ एलसीएम लोगे 2, तो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, 13 इंटू 9 ही रहेगा। 13 इंटू 9 कितना होता है? 117 माइनस ये कितना हो जाएगा? 27y, है ना? यहाँ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 का होगा, माइनस यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का। एलसीएम के हिसाब से 2 इंटू 10y इज इक्वल टू -12 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y
इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा -24। तो ये 27 और 20 -27y -20y, तो ये कितना हो जाएगा -47y इज इक्वल्स टू -24 ये वाला, और ये उधर जाके -117 होगा। तो हमारे पास क्या आया -47y इज इक्वल्स टू, इसको करो ऐड तो ये हो जाएगा माइनस में 141, है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा -141 डिवाइड बाय -47, माइनस से माइनस गया और ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इसको किस में कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। क्या होगा 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 13 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं 9, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। काफ़ी इजी है, हमेशा एक में से वैल्यू निकालो और दूसरी में रख दो, बात खत्म, और उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद फिर से उसमें जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी उसमें उसकी वैल्यू रख दो, तो आपके दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 6 जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y ये फाइंड वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस। देखो पहले तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और जब सॉल्व होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमको पता है हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की और y की, आपको पता है ये चीज़। तो उसने बोला है फिर फाइंड वैल्यू ऑफ m निकालना है सच दैट दिस, ये इक्वेशन के हिसाब से m निकालना है। तो देखो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी, 3 तो पता ही है, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में उसने कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें किस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एग्जाम में जब आएगा तो आपको जो भी मेथड, 3 मेथड में से ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो तीनों में से कोई सी भी मेथड अगर आपको आती है जो अच्छी लगती है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने नहीं लिखा है। लेकिन अभी चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। 1 ही है ना, 11 है ये, सॉरी यहाँ पे 11 है। अब देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तो कि ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है, सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इजी है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अभी हमें वो आती नहीं है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तीनों आती होंगी, तो आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा जज करेंगे, और अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो आप तुरंत जज कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किससे करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट, इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम देते हैं 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y, तो यहाँ से x होगा 11 माइनस 3y, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ डिवाइड में, ये हो गया x, इसको दे दिया हमने थर्ड। अब इसको हमने फर्स्ट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में करेंगे। ठीक है, 2x की जगह हम रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। तो ये आया 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -24। ये हो गया 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -24, और 11 भी जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये -7y इज इक्वल्स टू -35। y इज इक्वल्स टू -35 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 5 जो 35, तो 7y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे थर्ड में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड पे रख दिया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा
11 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15 में कितना बचेगा, -4 अपॉन 2, तो ये आएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। हमारे पास x और y आया है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने आगे भी एक चीज़ बोली है। हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, लेकिन उसने बोला है हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू उसने क्या बोला था, फाइंड, यहाँ पे लिखते हैं, उसने क्या बोला था, फाइंड m सच दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, यही बोला था। तो फाइंड m सच, तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ m पुट x एंड y इन, इसको अगर मैं नाम दूँ इक्वेशन 4, ठीक है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ m पुट x एंड y इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 5, तो हमने यहाँ रखा 5, m तो निकालना ही है, और x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3। तो यहाँ 5, ये प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, -2m, ये कितना बचेगा, +2, तो ये हो जाएगा -2m। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 1 जार 2, तो -1 बचेगा। तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1। तुम्हारे पास क्या क्या आया, x की वैल्यू आई -2, y की वैल्यू आई 5, और m की वैल्यू क्या आई, -1। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में था। पहले हमको इक्वेशन सॉल्व करनी थी, वहाँ से x y की वैल्यू निकालनी थी, और उसके बाद हमको क्या करना था, m निकालना था। m के लिए हमको x और y की ज़रूरत थी। आ गया समझ में। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इस बार खुद ही इक्वेशंस को बनाना है। देखो इजी क्वेश्चन ये है कि उसने इक्वेशन दे दिया, हमने तुरंत फटाफट सब्स्टिट्यूट किया और उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशंस भी खुद ही फॉर्म करनी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कंडीशंस एंड सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। उसने लिखा है सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं लिखता तो हम किसी से भी कर सकते हैं, एग्जाम में लिखेगा तो नहीं करना है। तो देखो हमें पहले तो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए उसने कंडीशन क्या दी है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है। तो पहले हमें 2 नंबर मानने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। हमने पहले 2 नंबर मांगे, प्लस हमने यहाँ पे लिखा x इज ग्रेटर देन y। मतलब इसका क्या मतलब है कि हमने x को क्या माना है, बड़ा। हमारा x नंबर बड़ा है। आप नहीं भी मानोगे तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका एक भी 0.5 मार्क्स भी ना कटे। आपको ऐसा कोई भी एग्जामिनर को आपको ऐसा कोई भी कारण नहीं देना है कि आपका नंबर कट पाए। ऐसा मैं क्यों लिखा रहा हूँ वो देखो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, इतना तो समझ में आया। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन, मतलब दोनों नंबर्स को जब घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 26। तो मैं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, दोनों नंबर को माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 26। ये हमारी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट। अब देखो ये लिखने के लिए x मेरा बड़ा है, इसीलिए x में से मैं किसको y को माइनस कर रहा हूं, तभी क्या बच रहा है, 26। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही मैंने ये चीज़ लिखी है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप सीधे ये लिख सकते हो कि लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 नंबर्स को माइनस किया तो क्या बनना चाहिए, 26। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x, या ऐसे भी तो लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y। कौन सा सही है, कौन सा सही है। इसमें आप y को अगर लिख रहे हो कि y 3 गुना है x के, मतलब y बड़ा हो गया। इसके हिसाब से तो y बड़ा हुआ, और इसके हिसाब से कौन बड़ा हुआ, x 3 गुना है y के, तो x बड़ा हुआ। तो हमारा कौन बड़ा है, x। तो हमारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये। अब मान लो आपने यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया, इसके हिसाब से x बड़ा आ रहा है आपका और इसके हिसाब से y बड़ा आ रहा है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन में एक चीज़ माइनस किया जाएगी, ऐसा कुछ होगा, समझ में आए। तो इसीलिए आप हमेशा थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और वहाँ पे पहले ही शुरू में ही आप डिक्लेयर कर दो, तो आपको भी आसानी रहेगी। आपको आसानी क्या रहेगी कि आप सोच पाओगे कि मुझे किसको पहले लिखना है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, x बड़ा है तो x में से जब मैं y को घटाऊंगा तो 26 बचेगा। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y, क्योंकि x हमने बड़ा माना है तो x y का 3 गुना हो सकता है।
समझ में आया? तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, x की सीधे वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 2 में सॉल्व करने जैसा कुछ था नहीं, सीधे x एक तरफ था और बाकी चीज़ें एक तरफ थी, तो सीधे हमने x को उधर रख दिया, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 26। तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, ठीक है। फिर अब इसी y को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 कहीं भी रख दो इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में जब रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39, ठीक है। तो x हमें दो नंबर्स निकालने थे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, फाइंड देम, मतलब दोनों नंबर निकालने थे। हमारा एक नंबर क्या था x और एक नंबर क्या था y, तो x कितना आया हमारा 39 और y कितना आया 13, ये हमारा आंसर हो गया। और हमने देखो शुरू में क्या माना था x y से बड़ा है, तो ये देखो x अपने आप किससे बड़ा आ गया y से। आया समझ में? काफ़ी इजी है, बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझा पाओगे या समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो कोई टीचर आपको कुछ भी नहीं समझा सकता, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठ के खुद ही समझना है। क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना सिखाया जा सकता है, क्वेश्चन समझना कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जितना अच्छे से हम पढ़ पाए उतना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको यही चीज़ नहीं आती तो आप क्वेश्चन आपसे वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको अगर सप्लीमेंट्री एंगल ही नहीं पता होंगे तो आपको यही चीज़ नहीं पता होगी कि हमें आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें से जो लार्जर वाला है, बड़ा वाला है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है लार्ज वाला एंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है फाइंड देम, लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो पहले हम पता करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो मान लो कोई दो पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स, और ये कौन सी लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, ये और ये वाली, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, देखो ये जो एंगल है इस लाइन के यहाँ पे ऊपर वाला, इस लाइन के यहाँ पे ऊपर वाला, समझ गए, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब इसके अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स, समझ गए। फिर अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला, तो ये वाला, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और एक और बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो ये कौन से एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, समझ गए। दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला और ये वाला ये वाला, ये क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स एक और चीज़ होती है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, देखो जेड कहाँ पे बन रहा है, जेड जैसा, देखो ये, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जब भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स क्रॉस करेगी, तो जहाँ पे भी जेड बन रहा हो, जैसे ये जेड बन रहा है एक, तो ये वाला और ये वाला, और कहीं जेड बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कौन से एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हम अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये सब 6th क्लास की बातें हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे ये काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर एग्जाम में अल्टरनेट एंगल पे कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये होती है सम ऑफ
supplementary angles, sum of supplementary angles is always 180 डिग्री। हमेशा याद रखो सप्लीमेंट्री एंगल्स की यही प्रॉपर्टी होती है। जैसे अल्टरनेट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों का सम करने पे क्या आता है, हमेशा 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो गए हैं अगर, तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए लिखा है। हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने के फॉर्म में होते हैं, टू टू के पेयर में होते हैं ना। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, आप चाहो तो ऐसे बना के आ जाना, ये वाला और ये वाला, एक्स एंड वाई। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वी नो दैट, आपको लिखना है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ये चीज जानते हैं, है ना, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये होता ही है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दो एंगल्स कौन से माने, एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। आया समझ में? ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन आई है प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स से। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इसने दी है क्वेश्चन में, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे जहाँ पे हमने माना है वहां पे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y। हमने लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, एंड मैंने x को किससे माना है, y से बड़ा मान लिया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा बड़ा है, 18 डिग्री। देखो छोटा वाला y है, उसमें 18 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू छोटा वाला प्लस 18। क्वेश्चन में हमको बोला है उसने, ठीक है, उसने बोला है द लार्जर ऑफ द टू, दोनों में से बड़ा वाला, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, है ना, छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18, तो छोटा वाला और 18 को जोड़ दिया तो बड़ा वाला आ गया, तो अब बन गई दो इक्वेशन, है ना। तो अब देखो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली, इसमें x एक तरफ है और y और 18 दूसरी तरफ है, तो हमें कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 टू इक्वेशन 1, सेकंड से 1 में रख दो, तो x की जगह में क्या रख दूंगा, y प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, है ना। डिग्री क्या होता है, एंगल को मेजर करने का तरीका होता है। 180 में से करोगे तो 162, है ना। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा हाँ, एक और y आएगा ना, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये y प्लस 18 तो x की जगह रखा था और ये वाला y है, तो यहाँ पे 2y होगा, तो ये 2 डिवाइड बाय y, तो रख दो यहाँ पे, x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18 और ये वाला y इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 162 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 81, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 81 डिग्रीज। हमेशा डिग्रीज एंगल को डिग्री में नापते हैं और डिग्री का साइन होता है ऐसा, तो y इज इक्वल टू आ गया 81 डिग्रीज। अब x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस कितना था 18, क्योंकि x बड़ा वाला था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह है 81 प्लस कितना रख दिया 18, तो कितना हो जाएगा 99, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 99 डिग्रीज। आगे दो एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो हमने शुरू में क्या माना, दोनों एंगल को मान लिया x और y, उसमें से x को बड़ा मान लिया। फिर हमें सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। वहां से हमने इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर लिया। आ गया समझ में, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या खरीद रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने में खरीद रहा है, 3800 में। एंड लेटर बाद में
3 बैट और 5 बॉल फिर से खरीद रहा है, कितने में? 1750 में। फाइंड कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। इतना समझ में आया? कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बैट हमने मान लिया x और 1 बॉल का मान लिया y। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीदे? 7 बैट खरीदे, तो बैट की कॉस्ट कितनी है? x। तो 7 बैट खरीदे 7x, प्लस उसमें प्लस कितना करें? 6 बॉल्स खरीदे, तो 6y। कितने के खरीदे? 3800। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई? 7 बैट्स, बैट की कॉस्ट मान ली x और बॉल की मान ली y। तो 7 बैट जो है, तो 7 टाइम्स इंटू एक्स और 6 टाइम्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3800। और फिर बाद में उसने क्या किया कि 5 बैट खरीदे, 5 बैट नहीं 3 बैट खरीदे, और कितनी खरीदी? 5 बॉल खरीदी। वो टोटल कितने की पड़ी? 1750 की। ये कितना हो गया? सेकंड। आया समझ में इक्वेशन कैसे बनी? इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आराम से बना लोगे। हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट माना x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल माना y। 7 बैट थे तो 7x कर दिया, 6 बॉल्स थी तो 6y कर दिया, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 3800। सेम यहाँ पे किया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y, x क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। अब इसको कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है तो अब इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 क्या है? x की जगह क्या रख देंगे? यही 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 माई प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आया समझ में? अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 3 इंटू 6y अपॉन, ये क्या चल रहा है? 7 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750 अपॉन 1। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 7। या अभी इसको एलसीएम ना लो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। 11,400 माइनस 18y प्लस 5y डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय 1। अब एलसीएम लो 7। तो यहाँ तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई मतलब सेम रहेगा 11,400 माइनस 18y, और यहाँ प्लस कितने का मल्टीप्लाई होगा? 7 का, 7 इंटू 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 बाय 1। ये होगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस, ये बचेगा माइनस नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। ठीक है, ये इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750 माइनस 11,400। देखो 7 इंटू 1750 माइनस 11,400। अब ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 700 35 3 5, ये हो जाएगा इतना माइनस इतना। अब ये 17y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर लो 0 5 8 खत्म। तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 850। y क्या हो जाएगा? 850 डिवाइड बाय 17, 5 टाइम्स जाएगा, तो y क्या आ गया? 50। y आया 50। अब x निकालने के लिए पुट दिस इन इक्वेशन 3, तो x आ जाएगा। इक्वेशन 3 क्या थी? 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। x इज इक्वल टू था 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाय 7, तो ये बचेगा 3800 माइनस 50 इंटू 6 क्या होता है? 300 डिवाइड बाय 7, ये बचेगा 3500 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 500। x क्या था? कॉस्ट ऑफ बैट। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या आ गया? 500, किस में आया? रुपए में। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना आया? बॉल y था, तो कितना आ गया? 50 रुपये से। ये हमारा आंसर हो गया।
सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अच्छे से आता है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, उससे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं करना है। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब सॉल्यूशन में जो प्लस माइनस और ये सब होगा वो तो आपको करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझने में काफ़ी ईजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड डिस्टेंस कवर पर किलोमीटर। क्वेश्चन समझो। टैक्सी चार्ज, जो लोग पहले ऑटो में बैठे हैं, जो लोग ऑटो में बैठते हैं वो जानते हैं कि ऑटो जब मीटर डाउन करता है तो कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज अपने आप, मान लो 2 रुपये 5 रुपये शुरू में ही ऐड हो जाता है और फिर आप जितने किलोमीटर चलते हो पर किलोमीटर का अलग से लगता है। तो यही कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक उसके पास फिक्स चार्ज है और एक क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। हर किलोमीटर पे कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है। इफ यदि इफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर टुगेदर फॉर 10 किलोमीटर इज 105। अब क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर टोटल मिला के कितना हो रहा है, 105। एंड फॉर 15 किलोमीटर इज 155। 10 किलोमीटर के लिए वही हो रहा है 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 हो रहा है। तो फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, अलग अलग निकालना है। एंड कैलकुलेट टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि किसी भी सिटी में टैक्सी चार्ज कैसे डिवाइडेड है, फिक्स चार्ज है और उसका चार्ज पर किलोमीटर। दो चीज़ हो गई, तो हम फिक्स चार्ज को कुछ मान लेंगे x और चार्ज पर किलोमीटर y को क्या मान, चार्ज पर किलोमीटर को मान लेंगे y और फिक्स चार्ज को मान लेंगे x। आया इतना समझ में। अब उसने कंडीशन दी है कि जब मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर मिला के कितना बन रहा है, 105 और 15 किलोमीटर में बन रहा है 155। तो हमें दोनों चीज़ निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं कैसे होगा। देखो, लेट फिक्स चार्ज, पहले हम फिक्स चार्ज मानते, लेट फिक्स चार्ज फॉर टैक्सी इज x रुपीज़। फिक्स टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना हो गया, x रुपीज़। एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, पर किलोमीटर का मतलब होता है फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर फॉर टैक्सी इज y रुपीज़। समझ गए, इतना समझ में आया। फिक्स चार्ज कितना हो गया x और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का कितना हो गया y। अब उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इज कितना है, 105। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज में क्या आएगा, टोटल चार्ज में क्या क्या आता है, टोटल चार्ज किससे मिलके बना होगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, है ना, चार्ज पर किलोमीटर वाला, ठीक है। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा, फिक्स चार्ज है x प्लस 10 किलोमीटर चला वो और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है y। देखो 10 इंटू वाई क्यों हुआ, यहाँ तो x अकेला है क्योंकि x फिक्स चार्ज है, वो बदल नहीं रहा है, x फिक्स चार्ज है, एक बार लग गया तो x तो x ही रहेगा। प्लस चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 10 इंटू वाई। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 15 किलोमीटर टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज इज 155। तो x उसमें भी फिक्स चार्ज लगा होगा और 15 किलोमीटर के लिए 15 टाइम्स y लगा होगा, क्योंकि y 1 किलोमीटर का है तो 15 किलोमीटर गया, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 155। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमें मेन दो इक्वेशन बनानी थी, तो दो इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। अब फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको दे दो थर्ड नाम। इसको कहाँ रखोगे, पुट इन सेकंड, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है क्योंकि ये थर्ड का है ना, तो वहाँ पे दिया है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो सेकंड में रखा, तो x की जगह में क्या रखूँगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो 105 ये बचेगा प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 155
तो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 10, तो y की वैल्यू आई 10। अब पुट कर इसको किस में करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, हमेशा की तरह इक्वेशन 3 में रखा। इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह रखेंगे 10, ये हो जाएगा 105 माइनस 100, तो हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो x क्या था, फिक्स चार्ज, तो हमारा आंसर क्या आया, फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपये, 5 रुपीज़, एंड y क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना आ गया, 10 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड टोटल कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, है ना, कॉस्ट 25 किलोमीटर के लिए निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इंटू टोटल किलोमीटर्स, मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, फिर चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और कितने किलोमीटर गए वो मल्टीप्लाई कर दो, तो फिक्स चार्ज तो हमारा कितना है, 5 रुपये है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर कितना आया है 10, इंटू टोटल किलोमीटर हम कितने जा रहे हैं 25, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो क्या आ जाएगा 255 रुपीज़, ये हो जाएगा आंसर। टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा 255 रुपीज़। आया समझ में, हमने फिक्स चार्ज माना, चार्ज पर किलोमीटर माना और उससे इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया, सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन पहले याद रखो, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर जिसमें होता है और डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम फ्रैक्शन अगर लिखें, फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी डिजिट्स, ऐसी संख्या जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, समझ गए, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। ठीक है, और सेकंड कंडीशन दी है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में, तो वो कितना बन जाता है 5/6। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो हम कहाँ से शुरू करेंगे, लेट, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया, लेट। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम मानेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा देन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन कैसे होता है, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना माना हमने x अपॉन y, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने न्यूमरेटर को माना x, डिनोमिनेटर को माना y, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर, तो इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर कितना है x और y, इतना क्लियर हुआ। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 9/11। क्वेश्चन में दिया फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11, इतना समझ में आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया तो 9/11 बना, तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x ये प्लस 9y इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 18, ये 22 उधर जाके माइनस 22, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन में बोला है हमने वही किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जोड़ा, उसने बोला वो कितना होता है 9/11। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है, सेकंड कंडीशन उसने बोली है कि दोनों में अगर 3 जोड़ दें x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, दोनों में 3 जोड़ दें तो वो शायद 5/6 बन जाता है। यस, इट विल बिकम 5/6
तो ये रख दिया, दोनों में 3 जोड़ा तो कितना बन गया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6x + 3 = 5y + 3, तो हो जाएगा 6x + 18 और ये क्या हो जाएगा 5y + 15। अब ये हो जाएगा 6x - 5y इधर आके, और जाएगा 15 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 6x - 5y = -3। ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आपकी बन गई, इक्वेशन ही तो बनानी थी, दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। जब x और y की वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन में उसने x और y नहीं पूछा है, उसने पूछा है फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन। तो एंड में आंसर आप कैसे लिखोगे, आंसर बनेगा x/y, तो जो भी x आए डिवाइड बाय y उसको कर देना आंसर। अब ये चीज़ आपके लिए रहेगी होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वेशन बना दी है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, दैट मीन्स x/y, तो जो भी x आए वो लिखना है, डिवाइड बाय y, वही आपका आंसर हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस, जब भी ऐसा लिखा हो 5 ईयर हेंस मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, 5 ईयर हेंस जब भी लिखा रहा है मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स टू हिज सन, 5 साल बाद जो जेकब है उसकी एज उसके सन से 3 गुना रहेगी, ठीक है, 5 साल बाद। और क्या कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जेकब की वे एज कितनी थी 7 टाइम्स टू हिज सन, ठीक है ना। देखो अब आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इक्वेशन बना के बताऊंगा और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, समझ गए, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। मैं इक्वेशन बना के बताऊंगा और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन करते हैं, लेट द एज ऑफ जेकब इज इक्वल्स टू x ईयर्स। जेकब की एज हमने क्या मान ली x ईयर्स। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 3 गुना, और 5 साल पहले कितने थी 7 गुना। तो आज कितनी एज है हमें हमेशा वो माननी है, हमेशा जब भी वहां लिखना ये चीज लिखना मत भूलना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, आज की एज कितनी है जेकब की x ईयर्स, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की एज मान लेते हैं कितनी है y ईयर्स। इतने में तो कोई परेशानी नहीं है, प्रेजेंट एज हमने जेकब की मान ली x ईयर्स और प्रेजेंट एज सन की मान ली y ईयर्स, क्लियर है। अब देखो कंडीशन वन क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडीशन 1 5 साल बाद 5 ईयर्स हेंस मतलब होता है फ्यूचर, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद, 5 साल बाद पहले तो हम इनकी एज देखें, 5 ईयर्स हेंस जेकब्स एज विल बी, जेकब की एज कितनी हो जाएगी, आज अगर मेरी एज 5 है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 10, है ना, जोड़ दूंगा उसमें 5। तो देखो प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 ईयर्स, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। 5 साल बाद जेकब की उम्र कितनी हो जाएगी, आज उसकी एज x है तो उसमें मैं 5 जोड़ दूंगा। ऐसे ही सन एज कितनी हो जाएगी, उसकी y थी तो y में भी कितना जुड़ जाएगा 5 ईयर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 ईयर हेंस एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स टू हिज सन, जेकब की जो उम्र होगी वो अपने सन से कितनी गुना होगी 3 गुना। तो जेकब की उम्र कितनी है x + 5, वो उसके सन के कितने इक्वल होगी 3 टाइम्स y + 5। ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, या इक्वेशन अभी मत दो। देखो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज मानी दोनों की, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं x और y। अब 5 साल बाद जाते हैं, 5 साल बाद, तो पहले तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी x + 5 और उसके पुत्र की एज कितनी हो जाएगी y + 5, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जेकब विल बी 3 टाइम टू हिज सन, जेकब की जो उम्र होगी वो क्या होगी 3 टाइम्स टू हिज सन, तो ये जेकब की उम्र है वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स टू हिज सन, सिंपल सी बात है। अब इसको अगर हम लिखें तो x + 5 = 3y + 15, ये हो जाएगा x - 3y, इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 15 - 5, तो ये हो जाएगा x - 3y = क्या हो गया 10। ये इक्वेशन 1 हो गई, आया समझ में, आया। अब देखो कंडीशन टू क्या दी हुई है, कंडीशन 2 में देखो दिया है 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले। पहले तो जेकब की एज निकालें,
आज एक्स थी तो 5 साल पहले उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सन की एज क्या हो जाएगी, y-5। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले उसमें 5 माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 साल पहले क्या था, जेकब एज वॉज 7 टाइम्स टू हिज सन। ठीक है, इस बार कितना थे 5 साल पहले, 7 टाइम्स। तो ये हो जाएगा जेकब की एज x-5 वॉज 7 टाइम्स टू हिज सन एज y-5। आया समझ में। x-5 इज इक्वल टू 7y-35, x-7y इज इक्वल टू, ये -35 यही है, ये उधर गया, +5, तो हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको इक्वेशन 1 बना दी मैंने, इक्वेशन 2 बना दी। सॉल्व एट होम, घर पे सॉल्व करो दोनों। तो x जब आएगा तो x क्या आ जाएगा, जेकब की एज, क्योंकि हमने जेकब, और y की किसकी एज आ जाएगी, इसके सन की एज। अब इसी पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ा सकता था। मान लो तुमने जब सॉल्व करोगे तो x और y आ जाएगा, मतलब कौन सी एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब वो मान लो पूछ ले तुमसे कि 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो कितने साल के थे, 10 साल पहले कितने साल के थे दोनों। तो जो भी x में से आए उसमें से 10 माइनस कर देना और y से 10 माइनस कर देना। क्वेश्चन अगर एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहे तो आपसे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल बाद, 50 साल बाद कुछ भी पूछ सकता है ना दोनों की एज। तो हमें अगर प्रेजेंट एज मिल गई तो प्रेजेंट एज मिलने के बाद तो मैं कहीं की भी एज निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसको आप घर पे सॉल्व करना और घर पे सॉल्व करके और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छे से समझाई होगी और आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसको कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरी इक्वेशन में रखना है, वहाँ से कोई वैल्यू आ जाएगी और उसको वापस से रख के x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लोगे, बस यही है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाना मैं नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता का मतलब अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आप इक्वेशन वहाँ नहीं बना पाओगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं रहेगा आपके साथ। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ लिया तो इक्वेशन बनाना काफ़ी ईजी है, ठीक है। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाए होंगे और आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और सारे लेक्चर्स हम धीरे धीरे करके ऐसे ही एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप साथ में मेरे सारे लेक्चर्स मेरे पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स में पूरे 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें हम पढ़ेंगे 3.3 एक्सरसाइज और उसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बाय बाय।